या मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पे डेमोक्रेसी आ चुकी है, पर अभी भी हमारे पास एक ऐसा खानदान है जो सोचता है कि वो रूलर्स है इस देश के और वो मानने को ही नहीं तैयार हैं कि अब डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं चलेगा। जो इलेक्ट होएगा, जो लोगों का को पसंद आएगा, वो ही इस देश को चलाएगा। जी हाँ, एक राजकुमार, एक राजकुमारी हैं। जी, मैं उनको शहज़ादा और शहज़ादी बुलाती हूँ। वो जो उनके मन में आता है वो करते हैं। उनके बारे में आज बात करेंगे आपके साथ शहज़ाद। शहज़ादा नहीं बोल रही, शहज़ाद पूनावाला। नमस्कार शहज़ाद। नमस्कार। मास्क उतार दिया गया है और ये शहजादा शहजादी नहीं, ये बंटी और बबली है, राजनीति के। मैं तो इनको राजकुमार, प्रिंस और प्रिंसेस बुलाती हूँ। द नहीं, वो तो एटीट्यूड बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना होता है। या बंटी बबली। अच्छा शहज़ाद, जस्ट अ स्मॉल ब्रीफ उसमें बताइए आप मुझे, व्हाट डू यू थिंक ऑफ राहुल गांधी एंड व्हाट आर योर पर्सनल व्यूज ऑन प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी नॉन सीरियस, राहुल गांधी एंटी नेशनल। एंड दामाद जी जो कहते हैं कि पूरे देश का मैं दामाद हूँ, जमीन दामाद जी जायदाद। तो सबसे अमीर किसान, जो जमीन हड़पते हैं। अच्छा शहज़ाद, 15 अगस्त हुआ तो राजकुमार नहीं आए। क्या ये क्या आपको बताने, इज ही सेंडिंग अ मैसेज टू मिस्टर मोदी कि मैं लेजिटिमेसी नहीं मानता इस गवर्नमेंट की, मतलब मैं नहीं मानता कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो मैं नहीं आऊंगा पढ़ने, और ना ही उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को भेजा। क्यों नहीं आए वो? उनके मानने नहीं मानने से क्या उखड़ने वाला है कौन वो? एनीवे, मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा है आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। सुप्रीम हम्म, कोर्ट ने कहा है कि कोई भारतीय इस प्रकार की बातें सेना पर नहीं करेगा। हम्म, और अगर मोदी विरोध और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते वो देश विरोध में उतरते हैं, मतलब देश का कार्यक्रम था। पायल जी, वो मोदी जी का बर्थडे नहीं था, वो मेरी हम्म, माँ का बर्थडे नहीं था, वो भारत के कार्यक्रम था, राष्ट्रीय कार्यक्रम था। बिल्कुल सही। इमरजेंसी लगी तब भी विपक्ष ने, जो जेल में था, उसने कभी भारत का विरोध नहीं किया। आज ये आदमी भारत का विरोध करता है और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसीलिए मैं इनको कहता हूँ एलओपी, मतलब लवर ऑफ पाकिस्तान है। और एक बात मैं और बोल रहा हूं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। सुप्रिया श्रीनेत चिल्लाना चाहे चिल्लाती रहे, खंडन करना चाहे खंडन करती रहे। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, राहुल गांधी गद्दार है। माय गॉड। ओके, ये जो आपकी सुप्रिया श्रीनाथे और आपकी ये जो डिबेट्स होती है पवन खेड़ा के साथ, तो क्या ये सिर्फ टीवी पे देखने के लिए होती है कि बाद में आप लोग फ्रेंड्स हो जाते हो, सिर्फ आइडियोलॉजी डिफरेंट है तो नहीं, क्या होता है? देखिए, राजनीति में मोदी जी ने हमेशा से कहा है कि दल हित में मत मिले ना मिले, देश हित में मन मिलना चाहिए। देश हित में हमारे मन मिलने चाहिए। शशि थरूर जी से मेरे मन मिलते हैं, मनीष तिवारी जी से मेरे मन मिलते हैं, सलमान खुर्शीद जब देश की बात करते तो मेरा मन उनसे मिलता है। पर जब सलमान खुर्शीद बोले कि बाटला के लिए मैं रहूंगा तो मेरा विरोध होगा उस पर। जब शशि थरूर जी जो है वो कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो देश के हित में नहीं है तो मेरा विरोध होगा उनसे। पर राहुल गांधी और उनकी जो ये जमात है ना, सुप्रिया, पवन खेड़ा, ये देश के ऊपर परिवार को रखते। मैं दो उदाहरण देता हूं। भारत की सेना ने अप्रतिम, अप्रत्याशित, उन्होंने एक दृढ़ता दिखाई है ऑपरेशन सिंदूर में, सब मानते हैं। अभी जी। तो सामने आ गया कि कितने पाकिस्तानी आतंकी मरे, कितने जेट तबाह हुए, कितने बेस तबाह हुए, कितने टेररिस्ट कैंप तबाह हुए, सब आ गया। एयरफोर्स के चीफ ने बोला है। उसके बाद भी ये क्या बोलते हैं, सिंदूर तमाशा है, सिंदूर छुटपुट और सरेंडर है। पायल जी, मोदी जी से लड़िए, मुझसे लड़िए, बीजेपी से लड़िए, पर अगर आप मेरे देश का विरोध करोगे, मेरी सेना का विरोध करोगे, सनातन का विरोध करोगे, संविधान का विरोध करोगे, संसद का विरोध करोगे, तो फिर हम लोगों की मन नहीं मिल सकते। मतभेद के अलावा मेरा उन व्यक्तियों के साथ मनभेद भी है जो देश के संविधान, आंबेडकर जी के संविधान को नहीं मानते। तो मुझे लगता है कि उनको तय करना है कि वो संविधान और देश के साथ या परिवार के साथ। अच्छा ये इस बारी पहली दफा हुआ है कि किसी पीएम ने 130 मिनट की स्पीच दी है लाल किले पे, और उन्होंने बहुत 103 ही, मिनट हाँ सॉरी 103 मिनट, और बहुत ही पावरफुल स्पीच थी, मतलब इट वाज अमेजिंग। मतलब हम सब वी वर ऑल लाइक ग्लूड टू द टीवी, उनको सुनने का तो सभी का मन करता है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है, वो करी है घुसपैठियों की। उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर बोल दिया उस मंच से कि उनको यहाँ से जाना होगा। और आपको लगता है कि इट विल बी दैट ईज़ी, और क्या वेस्ट बंगाल आपको ये करने देगी? देखिए, पहले मैं इसका थोड़ा परिप्रेक्ष्य और पूरा इसका कॉन्टेक्स्ट दे दूं, और ये थोड़ा जवाब लंबा होगा। पायल जी, बेयर विथ मी। इस देश में
2004 में श्री प्रकाश जायसवाल जो एमओएस होम थे यूपीए के, उन्होंने बताया कि लगभग 2 करोड़ या 1.5 करोड़ अवैध रूप से बांग्लादेशी वगैरह बसे हुए हैं। उस समय पर चाहे बांग्लादेशी हो अवैध रूप से या रोहिंग्या, उनके लिए फ्री एंट्री थी, क्योंकि बॉर्डर फेंसिंग नहीं थी, स्टेट्स और केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी, और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्र नीति के साथ खिलवाड़ करते हुए ऐसे लोगों को सिटीजन बनाना, वोटिंग का अधिकार देना, ये उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था। जब हमारी सरकार आई तो हमने तो पहले इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को पूरा फेंस कर दिया, एक्सेप्ट फॉर द बंगाल पोर्शन, जहां पे ममता बनर्जी बीएसएफ का विरोध करती है, जमीन नहीं देती है, आउटपोस्ट नहीं बनने देती है, जुरिस्डिक्शन नहीं बढ़ाने देती है। वहां से जो घुसपैठ थोड़ी बहुत होती है, अभी जो 80% तो कम हो गई, जो थोड़ी बहुत घुसपैठ वहां से होती है, जिसके बारे में मैंने नहीं, हेमंत सोरेन ने बोला है कि बांग्लादेश से जो लोग आते हैं अवैध रूप से, वो बंगाल में आते हैं, झारखंड में नहीं, उनका स्टेटमेंट है। तो ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कि वहां से आते हैं, और वहां की पुलिस और व्यवस्था उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करने के बदले, जैसे हेमंत जी करते हैं, जैसे त्रिपुरा में हमारी सरकार करती है, जैसे हम हरियाणा में करते हैं, दिल्ली में शुरू कर दिया है, राजस्थान में करते हैं, वहां पे तो नागरिक बना देते हैं, प्रूफ दे देते हैं, आप बांग्लादेश से आए हो, ये लो जी आपको राशन कार्ड, आपको जो चाहिए। वैसे ही जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने भी ये किया, आपको याद होगा, अमानतुल्ला खान 10-10 हजार रुपए बांट के आता था रोहिंग्या को, और रोहिंग्या उत्तर प्रदेश की जमीन पे थे, तो योगी जी ने बुलडोजर चलाया था उस जमीन पे, ताकि ये लोग को हटाया जा सके, तो ये धरने पे बैठ गया था अमानतुल्ला खान, क्योंकि वो जमीन यूपी सरकार की दिल्ली में थी। एनीवे, तो कट टू लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने तो पूरा प्रयास किया 85-90% इन्फिल्ट्रेशन कम हो, इनको आइडेंटिफाई हमारी स्टेट की गवर्नमेंट करके, इनको जो इनका कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने रोहिंग्या को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोला, उसको डिक्लेयर किया, और हमने बोला दे हैव टू ऑल गो बैक। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रशांत भूषण गए उनकी पैरवी और लड़ाई लड़ने के लिए। अब इसके ऊपर जो मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने बहुत अच्छा एक बात कहा है, डेमोग्राफिक चेंज की वजह से आप देखें ना कितनी तबाही और कितना डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड ओवर हुआ है, और डेमोग्राफिक चेंज का प्रभाव केरल में भी देखिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आपको दिखेगा, वहां पर ना सेकुलरिज्म है, ना कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से चल पा रहा है। आप देखिए वेस्ट बंगाल की स्थिति, झारखंड के ट्राइबल इलाके की स्थिति, पूरी आइडेंटिटी ट्राइबल्स की मिट गई। आप देखिए असम की स्थिति। तो इसके खिलाफ लड़ना है, और ये लड़ाई बीजेपी ने कानूनी रूप से भी, सर्बानंद सोनोवाल ने आईएमडीटी एक्ट के खिलाफ पिटीशन किया था, आईएमडीटी एक्ट स्क्रैप हुआ। आईएमडीटी एक्ट स्क्रैप करते वक्त पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? दिस एक्ट एनेबल्स द इन्फिल्ट्रेटर्स टू स्टे, नॉट रिमूव देम। ये कांग्रेस की मानसिकता थी। आज जब मोदी जी ने ये बात की कि चिन्हित करके इनको निकालना है, तो ये क्या इनके राजनीतिक दामाद है क्या कांग्रेस वालों के, ये घुसपैठिए? और सोचिए एसआईआर क्यों किया जा रहा है? एसआईआर किया जा रहा है ताकि बिहारी वोट करे। ये बिहारी के पक्ष में नहीं, ये बाहरी के पक्ष में है, ये देश के नागरिक के पक्ष में नहीं, ये घुसपैठियों के पक्ष में है। और इनके नेता ने, गुलाम मीर ने बोला था हम गैस सिलेंडर देंगे घुसपैठियों को, राशन कार्ड देंगे, गैस सिलेंडर देंगे, पैसा देंगे। तो ये इनकी मानसिकता और फितरत है। अच्छा, अब राहुल से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे को जो लोगों ने भेजे हैं। क्या राहुल गांधी देश को सिविल वॉर टाइप सिचुएशन में ले जाना चाहते हैं, और अगर हाँ, तो बीजेपी क्या कर रही है? राहुल गांधी निश्चित रूप से अपने परिवार के इतिहास से प्रेरणा लेकर भारत को बंटवारे की ओर फिर से ले जाना चाहते हैं। आज भी तो आपने देखा होगा, न्यूज चल रही है कि जब जिन्ना ने प्रपोजल दिया बांटने का, कांग्रेस ने, मतलब खास करके नेहरू जी ने, सत्ता की हवस में और या सत्ता की लालच में और तुष्टीकरण के चलते उसको स्वीकारने का काम किया, और माउंट बैटन ने उसको लागू किया। उस समय पर जो बंटवारा किया, वही बंटवारे के बीज आज राहुल गांधी बोना चाहते हैं। उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव फाइट इंडियन स्टेट, वो विदेश जाकर बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट इंटरवीन इनटू आवर डेमोक्रेसी। वो भारत की संस्थाओं पर एटम बॉम्ब फोड़ना चाहते हैं, वो भी झूठ के एटम बॉम्ब, जो एक भी सच साबित नहीं होता। वो संविधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक वो कह सकते हैं ना, ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करना चाहते हैं। फिर उसके बाद वो किस प्रकार से संविधान पे भी हमला करते हैं। और उन्होंने तो कहा कि आग लगने के लिए सारी चीजें तैयार है, केरोसिन छिड़क चुका है, सिर्फ एक चिंगारी की आवश्यकता है। और वो चिंगारी कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर वो जलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बीजेपी क्या कर रही है उसके लिए? देखिए, बीजेपी एक राजनीतिक दल है। बीजेपी कानूनी या संवैधानिक इंस्टीट्यूशन नहीं है। जो करना है वो कानूनी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को करना है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट पर जो राहुल गांधी ने अनर्गल झूठ बोले कि मोदी जी ने चौकीदार चोर थे रफाल में, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा।
जो उन्होंने सेना पर बोला, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, ऐसी टिप्पणी एलओपी पर कभी नहीं की गई है कि भाई आप भारतीय है कि नहीं है। हाई कोर्ट ने उनको मोदी के समाज के ऊपर जो बोला गया उसके लिए कन्विक्ट किया, एक आज भी कन्विक्टेड है वो। जो कोर्ट के द्वारा किया गया है वो कोर्ट करेगी। जो इलेक्शन कमीशन पे बोल रहा है, अभी इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि आप एफिडेविट पे लिख कर दे दो वरना हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो वो इलेक्शन कमीशन करे। हाँ, राजनीतिक लड़ाई हम लड़ते हैं उनके खिलाफ, और इसीलिए तीसरी बार भी ये जो राजनीति के पिनोकियो है वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए हैं, और स्टेट आफ्टर स्टेट वो हारते जा रहे हैं। राजनीतिक रूप से इनको शिकस्त दिलाना 90 बार ये भाजपा ने ही किया है, और किसने किया है? सही है। फिर है, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन और यहाँ तक कि इलेक्शन कंडक्ट करने वाले सारे एम्प्लॉय की को धमकी दी, पर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। ऐसे कैसे वो हर रोज धमकियां ही देते रहते हैं। अगर पावर में आ गए तो सबको क्या जेल में बिठा देंगे? सबसे पहले तो ये मोहब्बत की दुकान है या ये धमकी के भाईजान है, इसी से समझ लीजिए पायल जी, है ना। मोहब्बत और संविधान का दुकान चलाने वाले जो लोग दावा करते हैं, कभी रेवंत रेड्डी बोलते हैं कि नग्न करके पीट दूंगा, और कभी ये राहुल जी बोलते हैं कि मैं जेल में डाल दूंगा, बदला ले लूंगा, देख लूंगा, एटम बम फोड़ दूंगा। पर दादी माँ का डीएनए है, इमरजेंसी का राजनीतिक डीएनए है, ये साबित हो रहा है ना। दादी माँ ने भी तो यही किया था कि इंदिरा इज अबव इंडिया, और ये लो विपक्ष जेल में, ये जाओ तुम संवैधानिक संस्थाएं मेरे पैरों तले। तो ये अंबेडकर जी का सम्मान नहीं करते, और ना ही ये मोहब्बत की दुकान के मैं कह सकता हूं दुकानदार है, दरअसल ये नफरत के भाईजान है। दूसरी बात, जहां तक बीजेपी का सवाल है, जो टिप्पणी उन्होंने पीएम पे की, जैसे कि हम पीएम को डंडे से मारेंगे, या हम पीएम को हिटलर की मौत मिलेगा एक्सेट्रा, ये जो टिप्पणी है, या जो उन्होंने मोदी समाज को चोर बोला, तो उस पर भाजपा ने ही कार्रवाई करते उनको कन्विक्ट करवाया। अब जो टिप्पणी वो सुप्रीम कोर्ट पे करे या इलेक्शन कमीशन पर करे, हम उसको राजनीतिक रूप से तो कंडेम करते ही हैं, और हम बताते हैं कि देखिए ये लोग संविधान का पाठ पढ़ाते, मतलब शैतान कुरान पढ़ा रहा है। परंतु जो कार्रवाई करनी है वो तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो संवैधानिक संस्था है। अगर कोई पार्लियामेंट की बेइज्जती करता है तो पार्लियामेंट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट तो चलाती है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। और अब इलेक्शन कमीशन को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर कोई लगातार अगर एक डेफिसिट क्रिएट कर रहा है उनके काम करने के तरीके पे, तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, क्या बीजेपी भी राहुल गांधी से डरती है? जैसे कि राहुल के सपोर्ट बोलते ही क्यों ही राहुल गांधी जैसे ही कोई इश्यू पिक करते हैं बीजेपी उसको फुलफिल करने में लग जाती है। जैसे कास्ट सेंसस, ये क्या ऑब्सेशन है बीजेपी का राहुल के साथ? तो पहले तो राहुल गांधी और उनकी जो जमात है, हुँ, राजनीतिक कौम है, वो तय कर ले कि वो डरे हुए हैं या वो डरा रहे हैं। पहले उनकी जो राजनीतिक कौम है वो तय कर ले कि डरे हुए हैं या डराते हैं। या तो हम डरा रहे हैं या हम डरे हुए हैं। वो एक भाषण में बोलते हैं कि डरो मत, बब्बर हुँ, शेर हो, और दूसरे भाषण में उनकी जो जमात है वो बोलती है हम लोग तो सहमे हुए हैं, डर का माहौल है, मोदी जी हमारा जीना मुमकिन नहीं है, हमें अरेबियन सागर में फेंक देंगे मोदी जी पैक करके। तो डरे हुए हैं या डरा रहे हैं, यही तय नहीं कर पा रहे, एक स्पीच में डरे हुए डरा रहे। अच्छा, दूसरी बात, आपने एक उदाहरण दिया है अभी कास्ट सेंसस। ये कास्ट सेंसस का। ये राहुल गांधी कास्ट सेंसस के बारे में बोलते हैं ना जब, तो उनको एक साइड में एक यहाँ से एक वो लाइव ग्रॉक देना चाहिए, जो ग्रॉक बोलेगा कि कास्ट सेंसस रोका मेरे परनाना ने। फिर दूसरा ग्रॉक का एक ओपन होगा और बोलेगा कि कास्ट रिजर्वेशन पर नेहरू जी ने बोला कि ये सबसे खराब है, सेकंड क्लास बन जाएंगे। फिर तीसरा ग्रॉक आएगा सामने और बोलेगा कि इंदिरा जी ने और राजीव जी ने मंडल का विरोध किया। फिर चौथा आएगा कि राजीव जी ने बोला आरक्षण बुद्धों को मिलता है। फिर पांचवा आएगा कि यूपीए की सरकार में तो ये आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते थे, एससी एसटी ओबीसी समाज का काट के। जेएनयू सॉरी एएमयू और जामिया में उन्होंने ये किया। कर्नाटका में मुस्लिम आरक्षण की बात करते, ये कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं जिन्होंने रोका। और हम जो है ओबीसी प्रधानमंत्री तीसरी बार दिए, हम जो है वो हम उनके फॉलो कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ऐसा है कि जब आप ओबीसी बोल नहीं पा रहे थे ना, तब हमारे ओबीसी मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर, कल्याण सिंह, नरेंद्र मोदी, उमा भारती। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी से हमें इसकी पाठ पढ़ने की या सीख लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये वो बड़ा कर्नाटका में इंटरेस्टिंग करवा दे। अरे है। लास्ट सेंटेंस, कर्नाटका में क्या किया भाई, एससी के वो उसके नाम पर जो डेटा कलेक्शन के नाम पर 5-5 सेकंड में डेटा कलेक्ट हो रहा था, स्टिकर कहीं बाइक पे लगा रहे थे, कहीं कार पे लगा रहे थे, और अभी तक कर्नाटका की सर्वे रिपोर्ट नहीं आई है।
कर्नाटका में सर्वे काहे नहीं अब करवाया? कितने करोड़ खर्च कर दिए इन्होंने उसके नाम पे। 160 करोड़। हाँ, तो वो भी अंदर गया और सब। शिव कुमार इसके खिलाफ है बाय द वे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको पर्सनली क्या लगता है कि क्या कभी राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? और क्या अगर कभी ऑपोज़िशन की मेजॉरिटी आ गई, तो क्या जो दूसरी पार्टीज़ हैं, राहुल गांधी को अपना पीएम मानेंगी? आपने कहा कि क्या मैं आपको पूरा कोट कर रहा हूँ, आपने कहा कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, बिल्कुल बनेंगे, पर इस देश के नहीं। और अगर वो बन गए, कभी मेजॉरिटी आ जाती है उन इनकी सारी वो इंडिया तो क्या वो है देश वो? के लोग तय करेंगे ना जिसका बनना है, मैं क्या बोल रहा हूँ इस पे। इस देश के नहीं बन रहे हैं, हाँ, पर इस देश के मैं देखो मैं एक अच्छी बात भी बोल दूँ उनके लिए, पायल जी आपकी अनुमति हो तो। हाँ, हाँ, मैं बोलिए। राहुल जी को बेस्ट विशेस देता हूँ कि अगले 100 वर्ष तक वो एलओपी बने रहे। अच्छा, इंडिया धार्मिक कल्चर में ये माना जाता है कि अगर आपको एक स्पिरिचुअल यात्रा करने के लिए देश भ्रमण करें, तो आप अपनी ईगो को पूरी तरह से बाहर अ, निकाल देते हैं। पर राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद और ईगोइस्टिक हो गए हैं और ज्यादा रेडिकल लेफ्ट की तरह टर्न कर गए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि इनके परिवार की फितरत है कि इंदिरा इज अबव इंडिया, परिवार तंत्र इज अबव लोकतंत्र। हमेशा मेरा व्यक्तिगत हित देश हित के ऊपर है। इसके कई उदाहरण आप देख सकते हैं। जो स्टैंड उन्होंने सेना पर लिया, जो स्टैंड उन्होंने बार बार जो है संवैधानिक संस्थाओं पर लिया कि भाई मैं चुनाव जीतूं तब तो इलेक्शन कमीशन ठीक, वरना इलेक्शन कमीशन बर्बाद। मैं केस जीतूं तब सुप्रीम कोर्ट ठीक, वरना सुप्रीम कोर्ट बर्बाद। इमरजेंसी लगाना, तो इनके लिए इनका हमेशा से परिवार सबसे ऊपर रहा है। और अगर परिवार को ऊपर नहीं रखते तो शशि थरूर के साथ भी देखो ना क्या किया। शशि हाँ, थरूर ने एक बार जो सिंदूर के बारे में और भारत ने कोई दबाव में वो नहीं किया था, सीजफायर या कोई ट्रंप का मीडिएशन नहीं था, ये बात बोली, देश की बात बोली, सेना की बात बोली, तो उनको कोई प्रोग्राम में ही इनवाइट नहीं किया, ना बोलने दिया ऑपरेशन सिंदूर पे। तो दिस कांग्रेस ऑलवेज पुट्स द पारिवारिक इंटरेस्ट above the national interest. It is a matter of their existence. ये कबीला है, ये देश के लिए नहीं सोचते, ये केवल दल और दल में भी अपने लिए सोचते हैं। ये रोज मैं देखती हूँ, इस पे इससे रिलेटेड नहीं है, पर रोज मैं देखती हूँ ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा, राहुल गांधी को ना खूब आई थिंक एआई से इमेजेस बना बना के ये लोग घुमाते हैं और बोलते रहते हैं 2026 का पीएम। तो क्या अगले साल ही इलेक्शन हो जाएंगे ये जो 2026 का पीएम बोलते हैं? में पीएम बनेंगे राहुल गांधी, सारी फोटोज उनकी ये लगी हुई है, सारी वीडियोस में ये आ रहा है 2026 की। तो देखिए, क्या व्हाट आर दे प्लानिंग? भारत में तो 2029 तक एक पीएम है और 29 में भी कोई वैकेंसी नहीं है। अगर 26 का पीएम बता रहे तो अब देख लीजिए कौन से देश में 26 में चुनाव हो रहा है। अगल बगल के कोई देश में हो सकता है 26 में चुनाव हो रहा हो। लास्ट क्वेश्चन ऑन राहुल गांधी। क्या ये जो रीसेंट टर्न है टुवर्ड्स रैडिकल एंड टुवर्ड्स लेफ्ट, जिसकी वजह से आपको लगता है कि उनका जो इंडिया के साथ रिलेशनशिप है, जो सिटीजन्स के साथ है, वो उसपे बहुत असर हो रहा है? और जो जितना लेफ्टिस्ट इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर, वो मतलब इतना ज़्यादा हावी हो रहा है राहुल गांधी के ऊपर कि कभी-कभी मुझे लगता है कि इनके जो स्पोक्स पर्सन आते हैं, उनके पास भी जवाब नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग दिस थिंग, तहसीन आल्सो। तहसीन इज़ लाइक टोटली प्रो कांग्रेस, पर वो भी आके उसके पास भी जवाब नहीं होते हैं, या कितने और भी कांग्रेस के लोग आते हैं, उनके पास जवाब नहीं होते। ये इतना लेफ्टिस्ट इन्फ्लुएंस कैसे हो गया इनके ऊपर? पहले तो मैं क्यों विल टेक इट इन द अदर वे भाई। अब तहसीन को तो समझना चाहिए कि भाई पांडवों की साइड पे होना चाहिए, ना कि कौरवों की साइड पे। तो अब तहसीन कौरवों की साइड पे रहना चाहते हैं, वो उनके उनका विवेक का विषय है। पर विभीषण भी बन सकते हैं रामायण का अगर जिक्र किया जाए तो। एनीवे, मैं आता हूं आज के मुद्दे पर जो आप कह रहे हैं कि देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि ये लेफ्ट आइडियोलॉजी जो है, दरअसल ये लेफ्ट आइडियोलॉजी जो है या परिवार को ऊपर रखना है, ये सारी चीजें जो है एक षड्यंत्र के तहत, हमेशा से एक फॉरेन इन्फ्लुएंस के तहत यहाँ पर थोपी गई है। चाहे वो नेहरू जी के जमाने में भी आप देख सकते हैं फॉरेन इन्फ्लुएंस का कितना दबाव था, और आज भी आप देख सकते हैं कि वही फॉरेन इन्फ्लुएंस मोटिवेटेड बाय मॉनेटरी एंड अदर कंसिडरेशंस फ्रॉम सोरोस एंड अदर थिंग्स, जिससे कि भारत में इंस्टेबिलिटी हो, भारत में डेमोक्रेटिक डेफिसिट हो, भारत में लोगों का एक इस प्रकार से एक रिवोल्ट हो जाए जिससे कि भारत एक ना रह पाए। तो ये एक स्टेटेड एजेंडा और गोल है, और उस गोल में हमेशा और एक्सट्रीम पोजीशंस लेना। एक समय पर कांग्रेस नक्सलियों को इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट मानती थी, आज वो नक्सली 150 डिस्ट्रिक्ट से खत्म होकर 15 डिस्ट्रिक्ट में आ गए।
अगले साल तक नक्सलिज्म खत्म होगा तो ये नक्सलिज्म की पैरवी करने लगे। ये कन्विक्टेड आतंकी और अफजल गुरु की पैरवी करते हैं, याकूब की पैरवी करते हैं, ये आक्रांता जैसे औरंगजेब की पैरवी करते हैं, दारा शिकोह पर कुछ नहीं बोलते। तो ये लेफ्ट की विचारधारा करते करते ये जो एंटी नेशनल फोर्सेस है, जिसका काम ही है कि देश का विभाजन हो, जो फोर्सेस उस समय पर भी हावी थी, एक पॉलिटिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस, उनके साथ और कम्युनिस्ट फोर्सेस के साथ गठबंधन करके और राहुल गांधी के परिवार हित को आगे रखते हुए वो मंचूरियन कैंडिडेट बन जाते हैं इन फोर्सेस के लिए। अब फटाफट क्वेश्चन रिलेटेड टू बीजेपी, अब तुम्हें मैं फंसाऊंगी। बीजेपी इलेक्शन जीत रही है, पर अगर हम सोशल मीडिया नैरेटिव देखें तो वहां बीजेपी पूरी तरह से पीछे है। जो जेनजी वोटर है वो उनको लग रहा है बिल्कुल कि बीजेपी के साथ नहीं है। इसको करेक्ट करने के लिए बीजेपी क्या कर रही है? पायल जी, अब आपको भी ऑनेस्टली जवाब देना पड़ेगा। देखना, हरियाणा में नैरेटिव वॉर कौन जीत रहा था? कांग्रेस जीत रही है। चुनाव महाराष्ट्र कौन में जीता? महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में प्रॉब्लम भी। पता क्या ऐसे प्रॉब्लम है? पहले मेरा जवाब होने दीजिए। देखिए, आपकी ये बात हो सकती है और बहुत सारे हमारे जो मैं, क्योंकि मैं कोई ब्लाइंड वो नहीं हूँ, ब्लाइंड जैसे कहते हैं ना कि कोई मन ही नहीं लगा रहा हूँ। आपके जो कंसर्न्स आप आर्टिकुलेट करिए ना, वो बिल्कुल कंसर्न है हर वक्त हमें, क्योंकि ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है। आप लोग इसलिए नहीं पूछो कि बीजेपी का नफा नुकसान क्या होगा। आप लोगों को कंसर्न है कि भारत की क्या छवि जाती है, भारत का नैरेटिव क्या होता है, वो आपका कंसर्न है। मैं उसको समझ सकता हूँ। उसमें आप कह सकते हैं कि हम लोग 18 पे परफॉर्म कर रहे हैं, हमको 20 आउट ऑफ 20 करना चाहिए। ये मैं बात स्वीकारता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी पार्टी से भी कहता हूँ कि जो हमारे नेशनलिस्ट है, जो अधिकतम समाज नेशनलिस्ट समाज है हमारा, उनको आप कोऑप्ट करो। उनको हमेशा एक मान लो कि वो कभी कोई क्रिटिसिज्म करते हैं हमारे, तो उनको हमारे दुश्मन नहीं मानना है। उनको भी हम लोगों को, चलो एक दो विषय पे वो हमसे खफा भी रहे, वो अपनी बात आर्टिकुलेट भी करे, पर लार्जर जो कॉज है, भारत का कॉज, जिसमें मोदी जी तो कितने लोगों को गले लगाते हैं, कितने लोगों को वो ऐसे उनको साथ में लेते हैं। अगर मोदी जी ये करते हैं तो हम लोग को भी करने में कोई ये नहीं होना चाहिए। एक आध विषय पे उनके अलग मतभेद हो तो हम उसको ठीक करें, हम उसको अप्रोच करें, हम उसको बताए कि भाई ये व्यू है हमारा, ये काम है, ये हम तरीका कर रहे हैं, तो उनको समझाने का प्रयास करें। तो मैं समझता हूं, मैं मानता हूं कि नैरेटिव में और भी मजबूत होना चाहिए, पर अंततः हम लोग क्योंकि नियत से काम करते हैं ना, तो देखो जनता हमारे साथ खड़ी हो जाती है और जनता हमारे साथ ही रहती है। और लोकतंत्र में तो चुनावी सब कुछ होता है। अच्छा, लाइक आई एम नॉट अ बीजेपी मेंबर, नॉर एम आई एनीवे इन्वॉल्वड विद बीजेपी, या आपने मुझे कहीं ऐसे, पर मैं अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे, बिकॉज़ आई हैव लॉट ऑफ फेथ इन मिस्टर मोदी, तो मैं मोदी जी के लिए बहुत कैंपेन करती हूँ। मैंने दिल्ली के टाइम पे भी बहुत किया। अभी मैं आजकल बिहार के लोगों के साथ कर रही हूँ। मैंने कहा बिहार जाने की ज़रूरत ही नहीं मुझे, यहाँ पे मैं 40-40, 50-50 बिहारियों को मिल रही हूँ और उनको बता रही हूँ कि क्या बीजेपी कर सकती है। मोदी जी, मैं मोदी, जैसे उनसे पूछो भी किसको वोट देंगे तो वो ये बीजेपी नहीं बोलते, वो बोलते हैं मोदी जी। पर एक बात मैं जो इस कंक्लूजन पे पहुँची हूँ, जो आपकी वाली बात, जब मैं उनसे पूछती हूँ ना कि अरे आप तो अगेंस्ट बोल रहे हो मोदी जी को, कि ऐसे क्यों बोल रहे हो बीजेपी के अगेंस्ट? कहते मैडम कितना भी वो कर लें, पर जब बटन दबाने जाते हैं ना, राहुल जी का चेहरा सामने आता है और बटन मोदी जी के लिए दब जाता है। मतलब इतना, कहते गुस्से में जाते हैं, पर दे लैंड अप वोटिंग फॉर मोदी जी। अच्छा ये बताओ, मोदी जी जब 2014 में इलेक्शन जीते तो गुजरात मॉडल के बेसिस पे जीते। ठीक है? और उसके लिए आप बोल सकते हैं कि वो मॉडल सिटी है पूरी, मतलब मोदी जी की सारी उधर की। पर जहाँ वाटर लॉगिंग नहीं हो रही, ये सब नहीं हो रही, तो फिर इधर क्यों नहीं कर पा रहे मोदी जी? बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए पायल जी, हम 2 तरीके के चुनाव जीतते हैं। एक जगह पे जहाँ पे भाजपा कभी रही नहीं है, तो लोगों को लगता है यार भाजपा को एक बार मौका मिलना चाहिए। जैसे ओडिशा में आपने देखा होगा, या जैसे आपने देखा होगा हमारी कहीं और जगह पे सरकार बनी है जहाँ पे पहली बार बनी है। पर ये बात जो आप कह रहे हैं ना कि मॉडल नहीं है, वो वहां पे लागू नहीं होती जहां पर हमारी सरकार 30-30, 40-40 साल से या कम से कम 20 साल से रिपीट पे रिपीट हो रही है। जैसे तो गुजरात में तो चलो आप बोलोगे कि मोदी जी का लव एंड अफेक्शन है, पर आप देखिए मैं आपको स्टेट आफ्टर स्टेट बताता हूँ। असम में 2 बार सरकार रिपीट हुई, त्रिपुरा में 2 बार सरकार रिपीट हुई, हरियाणा जैसे स्टेट में जहां पर कभी इतनी सरकार रिपीट नहीं, तीसरी बार रिपीट हुई, पर महाराष्ट्र में तीसरी, गुजरात जैसा स्टेट लग रहा है। सुन तो लीजिए, महाराष्ट्र में तीसरी बार रिपीट हुई, गोवा में 3 बार रिपीट हुई, मध्य प्रदेश में 18-20 साल से हमारी सरकार है। तो अगर सरकार रिपीट पे रिपीट हो रही है, इसका मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं और उस काम के बेसिस पे हो रहा है, केवल एक आइडियोलॉजी पे नहीं हो रहा। पर मैं ये फिर भी मानता हूं
कि जहाँ पे हमारी सरकार अच्छा भी करके सरकार बना भी लेती है, वहाँ पर भी और भी हमको ध्यान देना चाहिए, ये बात सही है, ठीक है। बड़ा डिप्लोमैटिक आंसर दिया। नहीं, नहीं, डिप्लोमैटिक का सवाल नहीं है। पायल जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक सरकार जो चलती है, और ये थोड़ा-सा अब इसको प्रैक्टिकली और प्रैग्मैटिकली मैं अपने राष्ट्रवादी भाई-बहनों से बोलना चाहता हूँ। एक सरकार होती है ना, सरकार के पास, क्योंकि हम लोग अभी भी डेवलपिंग से डेवलप स्टेज पे जा रहे हैं, सरकार के पास फाइनाइट रिसोर्सेज़ होते हैं। उन फाइनाइट रिसोर्सेज़ में हमको तय करना है कि कैसे बेस्ट तरीके से हम लोएस्ट तबके के लोगों को भी उठाएँ और जो जहाँ पे प्रगति और संपन्नता पहुँचे, उसको भी आगे बढ़ाएँ। दोनों चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी और सोशल वेलफेयर पे भी, दोनों पे काम करना है। फाइनाइट रिसोर्सेज है, रेज भी करना है रिसोर्सेज। कभी कभी ये हो जाता है कि जितना हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है या डेवलप्ड एरिया में देना है, हो सकता है कि क्योंकि सोशल वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान पड़ रहा है उनको एक लेवल पे उठाने के लिए, तो वहां पे कमी हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि निष्ठा नहीं है, नियत नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बीजेपी ही करेगी। इस देश को मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे कैसे बन रहा है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कहीं नहीं हो रहा है। चेनाब ब्रिज हो, बोगीबील हो, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बीजेपी ही करती है और बीजेपी ही करेगी। अच्छा, ये 2019 और 24 के बीच में पेपर लीक हुए और उसके बाद भी नीट के पेपर का इश्यू हुआ और अब एसएससी एग्जाम्स का भी इश्यू है। बीजेपी 2014 के एक भी टेररिस्ट ने अटैक नहीं होने देती है मेनलैंड इंडिया में। वो एग्जाम के पेपर लीक होना नहीं रोक सकती। टेररिस्ट नहीं, अटैक रोक सकती है। हम नहीं कब इस देखिए देश पहले, के यूथ के साथ ऐसी चोरी को देखेंगे और उसको जस्टिफाई करते रहेंगे? नहीं देखिए ऐसा है कि पेपर लीक एक बहुत गंभीर विषय है। इस विषय से लेकर बच्चे बहुत ग्रसित भी रहते हैं। राजस्थान में 20-20, 25-25 पेपर लीक होते थे। उत्तर प्रदेश में 40 पेपर लीक समाजवादी पार्टी के ज़माने में उनके पेपर के आयोग को ही भंग, वो अध्यक्ष को ही जेल भेज दिया था हाई कोर्ट ने। उस स्थिति से निकलकर हमने स्टेट्स में तो बहुत बड़े हद तक इसको रोकने का काम, एंटी चीटिंग लॉ, पेपर लीक के खिलाफ लॉ, और केंद्र में भी अभी नीट का जो हुआ था एपिसोड, उसके बाद एक बहुत स्ट्रिक्ट पेपर लीक के ऊपर कानून और पेपर के उसके ऊपर कानून लेकर आए। अब जो घटनाएं हो रही है, जहां पर भी हो रही है, उसके ऊपर वो स्टेट गवर्नमेंट का विषय या सेंट्रल का विषय है, उसको देखते हुए देयर इज अ जीरो टॉलरेंस अप्रोच। जीरो टॉलरेंस अप्रोच का होने का मतलब ये नहीं है, मतलब जैसे कि हम लोग का लॉ तो बना हुआ है कि मर्डर नहीं होना चाहिए, मर्डर होते हैं फिर भी, पर उसका हम लोग देखते हैं कि कन्विक्शन रेट कैसे होता है, कितना जल्दी अपराधी पकड़ा जाता है और कैसे हम मर्डर्स को कम करें। वैसे ही पेपर लीक में कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, पेट्रोनेज नहीं है, पकड़े जाते हैं, सख्त से सख्त सजा होती है, और जो एकाध घटनाएं अभी भी हो रही है, उसके ऊपर भी जीरो टॉलरेंस के ऊपर ही काम किया जाएगा और इम्प्लीमेंट इसको ठीक से किया जाएगा ताकि ऐसी कोई भी घटना आगे जाते हुए नहीं हो। और जैसे टेररिज्म के खिलाफ हमने किया है, वैसे पेपर लीक को भी रोकने का हमारा पूरा संकल्प है। लास्ट 2 क्वेश्चन्स हैं, किसी लोगों ने भेजा भी मुझे भेजे। मोदी जी ने बहुत बार फ्रीबीज़ के अगेंस्ट बोला है, पर अब बीजेपी ही फ्रीबीज़ देने लग गई है। तो बीजेपी कैसे डिफरेंट हुई दूसरी पार्टी से? हम फ्री भी नहीं देते, हम एम्पावरमेंट करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हाँ, मोदी जी की सूर्य घर योजना, मैं आपको बता रहा हूँ, सूर्य घर योजना, इसमें यह है कि हम आपके घर के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे, उसमें बिजली पैदा होगी, वो बिजली पैदा होगी, आप उसको इस्तेमाल करो, आपको एक्स्ट्रा बिजली मिलती है तो आप उसको बेचो, उसका कोई कोष पे कोई दबाव नहीं होगा, पर्यावरण के लिए बेनिफिट होगा। तो ना पर्यावरण पर बोझ, ना पर्स पर बोझ, यही मोदी जी की है, और फिर भी हमने फ्री दिया। तो इसको फ्री भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वेलफेयर भी। और जो वेलफेयर किया 2500-1500 रुपए जाते हैं विमेन के अकाउंट में वो क्या? सबको थोड़ी दे रहे हैं, जो चिन्हित है उन्हीं को दे रहे हैं। पंजाब में सबको वादा किया कि जो भी स्टेटस हो आपका देंगे, किसको दिया? एक को नहीं दिया। राहुल ने बोला 8,000 खटाखट 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 खटाखट, अब कर्नाटक की जनता को खटाखट लूट रहे हैं। हमने बोला है कि एक एक कैटेगरी ऑफ वुमेन जो डिजर्विंग है, जिनको एक एम्पावरमेंट चाहिए, उनके लिए होगा। जैसे मेधावी बच्चों को हम स्कूटी देते हैं, सब थोड़ी सब बच्चों को स्कूटी दे रहे हैं। जो मेधावी बच्चियां हैं, जो 12th में अच्छा पास करके उनकी फैमिली सिचुएशन ऐसी है कि वो नहीं जा पा रही है कॉलेज तक, उनको सिक्योरिटी के लिए चाहिए, तो उनको देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? उनका अधिकार बनता है भाई। हम चाहते हैं हमारे देश की बेटियां, बहनें आगे बढ़े। हम स्टैंप ड्यूटी, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमने गरीब की आवाज बनाई, उसमें हमने बोला कि स्टैंप ड्यूटी महिला के नाम पे होगी तो बहुत बड़ा डिस्काउंट होगा। तो इससे 70% स्टैंप ड्यूटी जो है वो महिलाओं के नाम पे रजिस्टर हुई, तो महिला ओनर बन गई। नहीं करना चाहिए क्या? ये फ्री भी है क्या? ये कतई फ्री भी नहीं है। मेरे देश की महिलाएं अब हाउस ओनर बन गई। अगर ये फ्री भी मानते हो तो फ्री भी मानो।
हम तो महिलाओं को हाउस ओनर बनाएँगे। तुमसे तो आर्ग्यू नहीं कर सकती। नहीं, आप खिलाफ है क्या? नहीं, आपके घर में नाम है ना? वैसे मेरी बहनों के घर पे नाम है, अच्छा ये ये अब फ्री ये भी नहीं है। हाँ, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिजर्वेशंस के बारे में। एससी-एसटी एक्ट और कास्ट सेंसस रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर की पॉलिटिक्स की वजह से अपर कास्ट पॉपुलेशन में एक एंग्जायटी है। बीजेपी उनकी एंग्जायटी कम क्यों नहीं करी? क्या आप लोग इस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को भी सिर्फ इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि वो आपको इलेक्शन नहीं जिता सकती? मैडम पहली बार ईडब्ल्यूएस आरक्षण कब आया है? 10%। 10% सुनिए तो, एक तो ये देखिए जो संविधान की व्यवस्था है आरक्षण की, उस संवैधानिक व्यवस्था के हम ना खिलाफ जाएँगे, ना उसको कोई भी परिवर्तित कर रहा है। वो संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है। उसमें अगर कोई परिवर्तन कर रहा है तो वो वोट बैंक के नाम पर ये लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं एससी, एसटी, ओबीसी का अधिकार मुसलमानों को दे दे, धर्म के आधार पर। ये मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करते हैं। हम इसके सख्त खिलाफ मुस्लिम रिजर्वेशन के। हम कहते हैं कि गरीबों का पहला अधिकार है संसाधनों पर, इसीलिए हमने ईडब्ल्यूएस का भी लाया है आरक्षण। हमने इसीलिए कहा कि भाई ये जो आरक्षण की व्यवस्था है इसमें हमने जो पहले ओबीसी का आरक्षण या एससी, एसटी का आरक्षण तो 10 जगह होती थी, उसमें आरक्षण मिलता था। अब उससे क्या है कि जो बाकी नॉन आरक्षित लोग हैं उनको भी जगह नहीं, इनको भी बहुत कम। हमने 10 जगह को 100 जगह कर दिया, 100 अपॉइंटमेंट या 100 वैकेंसी कर दी। तो अब 100 वैकेंसी होने की वजह से एससी, एसटी, ओबीसी भी एम्पावर हुआ और जो अनारक्षित लोग थे उनको भी ज्यादा मिला। आप पाई, साइज ऑफ पाई ही बढ़ा दो। छोटा पाई डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो भाई सबको बहुत कम कम मिलेगा। हम पाई ही बड़ा बना देते हैं। हमने बड़ा पाई ही बना दिया, बस सब खाओ आराम से मिलके। अच्छा, हाँ या ना में जवाब देना। हाँ, बिहार इलेक्शन बीजेपी जीत रही? बिल्कुल, इसमें क्या डाउट ही कहाँ है। वेस्ट बिहार बंगाल में इलेक्शन एनडीए जीत रही है। अच्छा वही हाँ मैं तो बीजेपी बोलती हूँ, एनडीए वेनडीए नहीं बोलती। ठीक नहीं है, और हो सकता मैं वेस्ट बंगाल में एसआईआर होगा वो तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा ना, मैं कैसे तय करूँगा? और मोदी जी को प्रोविज़न तो देना पड़ेगा ना वहाँ पे नहीं, आपको नहीं, मोदी जी को नहीं करना है। ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, प्योरली पूरे देश में कराना है, दे वोंट वो आस्क उनका हेल्प डोमेन। फ्रॉम द गवर्नमेंट दे वोंट आस्क हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट नहीं, नहीं, वो जो सम एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों के लिए हेल्प माँगेंगे वो अलग, पर प्रिंसिपली करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, वो हम नहीं तय करते, ना हम बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था, वो तय करेगी, जो उसका डेट टाइम तय करना है। यू आर अ डैम गुड व्हाट शुड आई से डिप्लोमैट चलो थैंक्स सो मच शहजाद थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं मास्क फिर से पहन लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे उतार दिया जी। पर आपको भी शुभकामनाएँ पायल जी, सॉरी इतना समय लगा करने में, पर अच्छा रहा और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय